यहाँ से की मशीन में नहीं। इसमें अगर आपको डेटा लेना होता है तो इसमें जो स्टोरेज है इसकी 250 की है, तो आप पेन ड्राइव से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए उसका डेटा पेशेंट का, ठीक है, तो ऑफिस स्टोर में जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट QC एंड कैलिब्रेशन है, तो पेशेंट पे जाके आप उसका डेटा ले सकते हैं अगर आपको आगे देना है किसी को, मतलब कि अगर आपको अपना स्टोर करना है कहीं पे जाके, तो आप यहाँ पे जाएंगे और डाल के इसमें पासवर्ड है सब। ठीक है, तो आपको एक पेन ड्राइव का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आप पेन ड्राइव डाल के इसमें ले सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ चलता रहता है कंप्लेन। नहीं, इवेंट लॉग का डाटा मांगते हैं। अच्छा ठीक है, एक्चुअली वो इसलिए होता है जैसे मान लो कोई कार्टेज खराब हो गई, ठीक है, तो उस केस में मांगा था, क्योंकि हमें ना पेन ड्राइव में चाहिए होती है डेटा, ताकि मशीन में एरर क्या आया है, रीज़न क्या था आने का, तो वो पता लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो वो लोग हम भी नहीं बोल पाते हैं। डेटा आपने यहाँ से लिया उसे पेज फाइल बोलते हैं, पेज फाइल या कॉपी स्टोर को आप जैसे है कॉपीज में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है कि कॉपी ट्रेस लॉग फाइल है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी ट्रेस लॉग फाइल में मशीन में एरर क्या है, रीज़न क्या था, कि क्लाउड सैंपल लगा था, या फिर मतलब कि कोई रीजन फ्लो नहीं हुआ, या फिर ऑटोमेटिकली मशीन अपने आप से पैरामीटर आने बंद हो गए। ठीक है, तो रीज़न क्या था वो होता है, या किसी ने डोर को ओपन किया था बीच में, तो ये सब इसमें आता है। मतलब कि ये नहीं कि जैसे मान लो कि आपने डोर ओपन किया और यहाँ पर था नहीं, ठीक है, और आप बोलो मैं डोर ओपन नहीं किया, क्यों, रीज़न है, तो वो भी इसमें सकता है इसके अंदर पता कि डोर ओपन कितने बजे हुआ था। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी फाइल जो है हमारी ग्लोबल में जाती है, तो उससे वो पता लगाते हैं कि मशीन में एरर क्या आता है, तो फिर उसके हिसाब से उसका जो क्लेम है वो पास होता है। अगर उसके अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि ह्यूमन एरर नहीं है, तो उसका गिवन क्लेम होता है। अगर आपने चलते में कुछ किया है तो फिर नहीं मिलता। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें होती है ना, पूरा एक क्राइटेरिया है, सर्किल है। लेकिन ये नहीं कि भाई आपने डेटा दिया और आपको कार्टेज वहाँ से मिल गई, ऐसा नहीं होता। पहले आप लोग कार्टेज देते हैं, उसके बाद डेटा जाता है, डेटा के बाद डेटा चेक होता है। ठीक है, उसके बाद वो फिर क्लेम पास होता है, क्लेम पास होने के बाद फिर वो आगे जाता है कि हाँ भाई ये कार्टेज हमें वहाँ दे दी, या फिर कितने सैंपल्स में बचे हुए हैं। मान लो 750 टेस्ट है हमारे मशीन में। ठीक है, तो 750 के बाद क्या होता है कि मान लीजिए आपने 6 सैंपल आपने यूज़ कर लिए, बचे आपके 150, तो 150 के हिसाब से मतलब कि उसको ऐड करके जैसे भी है वो कार्टेज आपको मिल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई 600 यूज़ कर लिए तो आपको पूरी 700 मिल जाएगी, ऐसा नहीं। जब भी आप देते हैं तो आई थिंक आप देते होंगे कॉपी सेंस डाटा, और नहीं भी जैसे अभी जैसे मामले में कैसे आया। ठीक है, सैंपल लगाना, सैंपल लगा लेते हैं। सब थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे आइस बॉक्स ही चलता है नहीं, आइस बॉक्स में ही ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली कि सैंपल कहाँ से आ रहा है ये होना। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सैंपल जो है आप थोड़ा सा जहाँ से भी आता है ना, मैं बोलूँ कि आइस बॉक्स में लेके आएगा। ठीक है, तो जो सिरिंज 5 ml की, ये मान लो सिरिंज आपकी 5 ml की है ना, तो इसमें क्या है, जो इसकी सिरिंज है ना, जो आपकी मतलब प्रोब है मशीन की, वो उसमें सिरिंज के अंदर एंटर रखती है ब्लड में, तो उसे क्या पूरा डिप होना चाहिए इसके अंदर। अगर मान लीजिए आपका 5 ml का सिरिंज है और 1 ml सैंपल है, तो क्या होगा, जब ये सैंपल के अंदर हमारा प्रोब इंसर्ट करेगा ना, तो वो इस प्लंजर को हिट करेगा, जिससे क्या होगा, सिरिंज आपका बाहर निकल जाएगा। या फिर क्या होगा, मशीन में इनसफिशिएंट सैंपल भी आएगा, क्योंकि मशीन को प्रॉपर सैंपल नहीं मिला, ऊपर वाली सैंपल ले पाएगी, नीचे वाले ले नहीं पाएंगे। उसको कैसे 1 ml होगा तो ऊपर का ही कितने पे ऊपर नहीं, ऊपर भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई सैंपल एक तो लेगी नहीं, और मान लो जितना उसने एंटर किया, एंटर करते शुरू हुआ था प्रॉब्लम।
ठीक है, जितना उसने लिया उतने में उसने हिट भी मार दिया उसने, तो सैंपल तो लिया उसने लेकिन वो सैंपल सफिशेंट नहीं लिया, तो आपको एक तो सैंपल आएगा इनसफिशेंट, ठीक है। और उसके रीज़न से क्या हो सकता है, आपका कार्ट्रिज खराब हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ से भी सैंपल आपको आता है तो वहाँ पे आप ये थोड़ा सा नोटिस लगाइए कि आपको 1 ml या 2 ml की सिरिंज में ही सैंपल लेना है, स्पेशली फॉर ABG, ठीक है। मतलब ये नहीं कि उसी सैंपल में से वो बांटता हुआ आ रहा है पूरी लैब में, या तो भी जगह ऐसा नहीं, ठीक है। सर वो भी एक साथ ही इतनी इतनी आई थी, सिर्फ मंथ से इतनी इतनी आई थी ना, एक साथ में गई मॉर्निंग एक साथ, तो वो भी गलत है, वो भी साथ में एक साथ नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि मान लो आपको इकट्ठा लोट आ गया, ठीक है, एक तो क्या होगा कि भाई ये तो नहीं सारे ऐसा लग जाएंगे, आप धीरे धीरे करके लगाओगे तो क्या होगा, जो सबसे लास्ट में होगा ना उसमें या तो क्लोट बन जाएगा या प्लाज्मा बन जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा भी एक तरह का क्लोट ही काउंट किया जाता है, ठीक है। एक प्लाज्मा ठीक हो जाता है धीरे धीरे, आप नहीं होगा नॉट ए क्लोट, लेकिन वो एक क्लोट बन जाता है, इसके हिसाब से क्लोट बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ही मान्यों को इसका सैंपल पार होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा भी इसके लिए क्लोट ही है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मशीन जो है इसे पकड़ नहीं पाती है यहाँ पे, क्योंकि जो सैंपल क्लोट होता है वैसे ये एक तरह का क्लाउड नेटर है, ठीक है, हैवी क्लाउड नेटर। लेकिन कई बार क्या होता है, प्लाज्मा भी उससे होकर निकल जाता है, तो प्लाज्मा अगर होकर निकल गया तो आगे जाके सैंपल पास में फंस जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि मान लो सैंपल तो गया, उसने रीड किया, लेकिन रीडिंग टाइम पे वहाँ पे उसको खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो देर में क्या होगा, प्लाज्मा थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो प्रॉपरली आपको क्या होगा, सैंपल पास क्लीन भी होगा। तो नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि B40 वॉश नॉट डिटेक्टेड। होता क्या है कि वॉश तो आपका नया है, वॉश में वॉश भी है, लेकिन डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो जा ही नहीं पा रहा कि जो उसे पाथ मिलना चाहिए उस पाथ में ही आपका क्लोट फंसा हुआ, ठीक है। तो उस पाथ को क्लीन करना नॉट मतलब कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो होता भी नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका कार्ट्रिज ही जाएगा, आप करोगे, आप वॉश चेंज करोगे, फिर मशीन में मैसेज आया कि वॉश चेंज करना है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सैंपल हैवी क्लोट लगा हुआ है, तो उस चक्कर में क्या होगा कि भाई आपका सैंपल वॉश चलेगा ही, तो आप क्या करोगे, बार बार चेंज करोगे कार्ट्रिज वॉश। आपने 3 टाइम चेंज किया, मशीन के हिसाब से वो पूरा हो गया, जैसे 4 टाइम करेंगे तो मशीन आपका बोलेगी रिजल्ट कार्ट्रिज नॉट वैलिड या फिर रिप्लेस, ये आपको मैसेज आ जाता है। तो सबसे बड़ी हमारी चीज़ क्या है कि हमें सैंपल हैंडलिंग आनी चाहिए। एक तो हम सैंपल लेते हैं या फिर जहाँ सैंपल आता है तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि जो सैंपल आपको सिरिंज में लेना है तो आपका सिरिंज हैप्पी होना चाहिए। आपका जो सिरिंज होना चाहिए हैप्पी होना चाहिए, हैपरनेस। और हैपरिन कैसे करते हैं, कुछ आइडिया आपको कैसे होता है सिरिंज को हैपरिन कैसे करते हैं? ये लिक्विड से करते हैं, वो हेपरिन वाली बाइल से वॉश कर देते हैं। कितनी उसकी होती है UL 25,000 UL या फिर 5,000, तो मिनिमम 5,000 की होनी चाहिए, ठीक है। उससे वैसे लिथियम वाली होनी चाहिए, लिथियम वाली काफ़ी कॉस्टली आती है, तो नॉर्मली सोडियम वाली ही यूज़ होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए वो सैंपल लेते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता है पूरा लेते हैं तो पूरा ही पुश कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई बस पूरा किया और निकाला नहीं, ठीक है, तो होता क्या उसके अंदर भी आपका जो एंटीकोगुलेंट है यानी कि आपका हैपरिन रह जाता है। तो उससे क्या होता है कि मान लो उसी में सैंपल लिया तो हैपरिन मिलने से ब्लड के अंदर तो उसके इतना रिजल्ट वेरिएशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पतला हो जाता है। तो कभी भी जैसे मान लो लेना है, जब यहाँ से लेते हैं तो उनका आपको ये बताना है कि भाई जैसे आपने लिया, ठीक है, और ये पुश किया, यानी इसको हटा के ना वो झाड़ना भी है, दोनों चीज़ को झाड़ने में, लेकिन ताकि जो भी 2-3 ड्रॉप यहाँ पे हैं आपके, ठीक है, इस पोर्शन में जो 1 या 2 ड्रॉप हैं वो, प्लस में जो सिरिंज के अंदर यानी कि इसके अंदर भी कुछ है तो वो भी जो है मतलब कि निकल जाए, मतलब कि हमारे रहता कि निकल जाए, तो पूरा तो निकल जाता, ठीक है, जितना है उतना निकल जाए, पूरा झाड़ के उसके बाद आपको सैंपल जो लेना है, ठीक है। तो हैपरिन करना मस्ट है, ऐसा नहीं कि भाई जल्दी में पेशेंट है, पेशेंट फटाफट से निकाल लिया तो वो क्या होगा, प्लेन में अगर लिया है तो आते आते ही सैंपल आपको क्लोट हो जाएगा, क्योंकि या तो प्लंजर पे जाएगा नहीं या फिर आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो सैंपल है वो प्रॉपर लिक्विड पोजीशन में है या नहीं है, ठीक, क्लोट तो नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके हाथ से पुश करने में थोड़ा सा दम लग रहा है तो सैंपल नहीं करना, ठीक है।
और सेकंड थिंग, सैंपल का वॉल्यूम कम है तो भी नहीं करना, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ तो ये तो सैंपल मशीन लेगी नहीं और मशीन के कार्ट्रिज खराब होने चांस ज़्यादा हो जाएंगे आप, ठीक है। और मोस्टली ये है कि जहाँ से सैंपल आता है उसको आप बोलिए 1 ml या 2 ml नहीं ले, ज़्यादा बेटर, उसके लिए भी आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है। अब जैसे मान लीजिए हमारा था मेन होम स्क्रीन मोड, ठीक है। और देन इसके बाद हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे हमारे, जिसमें कि पेशेंट के रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। सेकंड QC अगर आप परफॉर्म करते हैं तो QC आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी सैंपल पोर्टल आपके लिए है। बाकी जब आपसे मांगा जाता है, आप कह रहे थे कि भी कैसे लेना है, तो आपको करना है, जैसे आपकी मशीन रेडी मोड पे है, आपको जाना है यहाँ पे बीच के आइकन पे, इस फोल्डर, ठीक है। इस फोल्डर पे आप जाएंगे, यहाँ पे आएगा कॉपी क्लोज लो, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये बोलता है आपको पेंडर लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। तीनों में से आप कहीं भी लगाइए, ठीक है। देन उसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने से क्या होगा, बाद में आपको 8 मिनट का मशीन टाइमर देगा, लेकिन आप भी लगते नहीं, वो 1 मिनट में भी आपको हो गया, ठीक है। देन अगेन बैक, देन कॉपी सेंसर डेटा, उसमें हम जाएंगे तो इसमें क्या होता है, डेट वाइज होता है, डेट वाइज, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 दिन पहले प्रॉब्लम आई थी आपको, या फिर 2 दिन पहले है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 1 बाय 1, जैसे मान लो ये वाला है, इसको आपने कॉपी किया, डाल दिया, बैक कर दिया, फिर आपने ये वाली डेट सेलेक्ट करी, कॉपी करी, एंटर कर दिया, तो वो मतलब कि डेट वाइज ये उसमें ज़्यादा लगेगा। मतलब कि हार्डली हमें 3 या 4 दिन का डेटा चाहिए होगा, तो 3-4 दिन के डेटा से हमें आइडिया आता है कि भाई उसमें क्या क्या आया था और किस दिन कौन सा पैरामीटर आउट हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें होती हैं जो हम लोग लेते हैं, कॉपी सेंसर एंड कॉपी ट्रेस पैटर्न। बाकी कॉपी स्टोर रिजल्ट में आपके जो डेटा है आपके इंटरनल आपके लिए है, पेशेंट को आपको लेना है नहीं लेना है आपके लिए। आपको बाकी सैंपल का प्रोडक्ट आता है कि भाई कितना मशीन में डेटा सैंपल रन रहा है, ठीक है। इसमें डायनेस्टिंग होता है, लेकिन ये आपके लिए नहीं होता है, हमारे लिए होता है, सर्विस मोड होता है इतना, ठीक है। मशीन में हम जाके डोर को ओपन कर सकते हैं, कार्टेज बाहर निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं मशीन में, कोई फॉल्ट तो नहीं इस टाइप की। लेकिन वो मैकेनिकली फॉल्ट पकड़ते हैं, मतलब कि कार्टेज में फॉल्ट है वो नहीं आता, मैकेनिकल फॉल्ट, जैसे कि मान लो पंप है, ठीक है, पंप चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, जो प्रोब को आगे पीछे मूव करती है, प्रोब को आगे पीछे मूव करती है, जैसे R बार, ठीक है, वो प्रॉपरली मूव कर रही है, कहीं हार्ड तो नहीं हो रही है, तो वो चीज़ चेक करते हैं। तो वो आपके लिए नहीं है, वो इन केस कभी फोन पे गाइड किया जाए आपको तो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे जो है दूर से आना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोग यहाँ पर थोड़ा आपसे डेटा इसलिए मांग रहे हैं कि आप फट से लेके आके दे पाए, ठीक है। देन ये है सेटअप मेन्यू, ठीक है। इसमें क्या है कि कभी भी जैसे आपको कोई मशीन में इशू आया है, ठीक है, तो जो प्रेजेंट में है अभी वही एरर आपको मशीन जो है यहाँ पे शो करती है 4 से 5, ठीक है। बाकी उससे एक्स्ट्रा है तो आपके इन लोग चले जाएंगे सारे, ठीक है। ये है एनालाइज, एम मीन्स एम कार्ट्रिज, मेजरमेंट कार्ट्रिज, ठीक है। अब मेजरमेंट कार्ट्रिज में क्या है कि आप 214 सैंपल आप लोग कर चुके हैं, लेकिन वो होता है कि बचे हुए हैं, बचे में होती हो चुके हैं, ठीक है। सेम वॉश में अभी इसमें शायद आपकी एक ही वॉश चेंज हुई है, ठीक है ना, तो हो चुकी हैं, एक ही भी एक ही हुई। 250 निकल। मतलब ये है कि मैक्सिमम इसका जाता है 250 तक, मैक्सिमम, ठीक है। अभी आपने काफ़ी यूज़ होता है तो आपको जाता है, उन्हें काफ़ी जगह तो मतलब कि 90 या 80 पे कोई टाइम पूरा हो जाता है मुश्किल से। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी 26 डेज इसके रिमेनिंग है एम कार्ट्रिज के आपके, और 8 दिन इसके हैं आपके वॉश कार्ट्रिज। एक्सपायरी डेट मतलब कि 25/6 यानी कि 25 जून, इस दिन कोई कार्ट्रिज आपकी ख़त्म हो जाएगी। और ये है 7 जून, अभी 7 जून यानी इसका ये होता है जब भी हम लगाते हैं कार्ट्रिज तो 10 दिन का टाइम आता है इसका लगाने के बाद वॉश के लिए, और इसको आता है 28 डेज़ का। यहाँ पर 27 दिखेगा लेकिन 28 डेज होता है, 1 दिन ये पहले से कम कर देती है, और साथ में आपको टाइम मिलता है, ठीक है। तो मतलब ये भी आपके अपने लिए है कि भाई ध्यान रखिए कब खत्म होने वाली है, लेकिन आपको पहले खत्म होगा तो ध्यान नहीं होती, इसलिए
दैन ये रिप्लेस का है। रिप्लेस में जैसे मान लीजिए आपको कभी भी गलती से क्लिक नहीं करना है, आप मान लो इस मोड पे आ भी गए गलती से, तो रिप्लेस पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। रिप्लेस पे क्लिक कर दिए गलती से मान लो, तो आपकी कार्टेज चली जाएगी। रिप्लेस कोड, ये कोड है रिप्लेस कोड, यानी कभी अभी क्या होता है कि इन केस मशीन रेडी है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना का मेंटेनेंस है। जैसे मान लीजिए आप सुबह मॉर्निंग में आते हैं, ठीक है, तो रिप्लेस कोड करके इस कोड को निकाल के साफ कर सकते हैं, नया लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी ने पूरा दिन काम किया कुछ भी है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारा सैंपल कोड होता है गंदा हो जाता है, ठीक है, या उसके अंदर जो पाथ है वो भी गंदा हो, या फिर कुछ जम जाता है, तो आप नया लगा सकते हैं। मतलब ये तो मेंटेनेंस है इस मशीन का, ताकि आपका जो सैंपल है स्मूथ चले। मान लो इनके सैंपल लग गया, रिपोर्ट भी आ गया आपको, अब मान लो वहाँ पे जो सैंपल था बचा हुआ वो क्लोड बन गया, और किसी और ने आगे सैंपल लगाया उसी पोजिशन पे आके, तो क्या करेगा, जो क्लोड बना हुआ है वो आगे फ्लो कर जाएगा, ठीक है, तो मे भी जाके वो जाके फंस जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो फंसे ना। तो एक तरह का मेंटेनेंस है डेली, सुबह मॉर्निंग में या फिर जाते हुए शाम को, ठीक है, अगर इन काम कर लें तो हमारे लिए अच्छा होता है। शट डाउन, कभी भी मशीन को डायरेक्ट ऑफ नहीं करना। डायरेक्ट ऑफ तब करना है जब मशीन हैंग हो जाए, मतलब कि जैसे कि हमारा टच कोई काम नहीं कर रहा था, आप टच कर रहे हो लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा, तो उस केस में आप मशीन को पीछे से ऑफ कर सकते हैं। वरना आपको शट डाउन करने के लिए इसके प्रोसेस से जाना है, करने आते हैं हम सब कंपनी आती है। तो अगर हम शट डाउन चले गए, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि करने के लिए, ठीक है। तो हम जैसे नेक्स्ट करेंगे, ऐसे ये इसकी आवाज़ भी आती है कि आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। जैसे पूरा विंडो दे रहा है कि भाई विंडो है आपका या प्लग है, ठीक है, इस तरह से। मान लो हमने यहाँ पे जैसे पूरा बता रहा है, इसमें खासियत क्या है कि इसके अंदर हर एक चीज़ का वीडियो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब वीडियो इसके अंदर है कि हाउ टू यूज़ सैंपल, कैसे सैंपल लगाना है, कैसे क्या करना है। अब ये बोल रहा है द शट डाउन प्रोसीजर यूज, अब चाहते हो यस करेंगे तो हाँ, नो करेंगे तो बैड पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो शट डाउन में हमें प्रॉपर उससे करना चाहिए। और कभी भी अब मान लो आपने शट डाउन किया है मशीन, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑन नहीं करना। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई मशीन को आप बंद कर लीजिए, तो हम क्या करते हैं कि बंद करके से ऑन कर देते हैं फट से, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि होता क्या है कि ये मशीन जब हम बंद करते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर जल्दी बंद नहीं होता है, वो ऑन ही रहता है, ठीक है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट मशीन को हमें ऑफ रखना चाहिए, उसके बाद मशीन को ऑन करना चाहिए। क्योंकि सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो बंद होगा तभी हमें स्टार्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने एकदम से कट करके चालू कर दिया तो बंद तो हुआ नहीं, होता तो आपने स्टार्ट कर दिया तो उसमें मशीन का बंद हो जाती है। तो उसमें बेसिक क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है इसका, हार्ड डिस्क, इसमें सारी मेमोरीज की मशीन भी रहती है। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है हार्ड डिस्क होती है, उसको जब वो कट हो जाती है तो सेम इसमें भी होता है, कट हो जाता है। उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे सैंपल्स आपने परफॉर्म किए थे वो चले जाएंगे, एक तो प्लस में ये है। बाकी मशीन में आपने वो सेटिंग की हुई है वो भी चली जाएगी, और प्लस में जो आपकी कार्ट्रेज है जो लगी हुई है वो भी चली जाएगी। तो कार्ट्रेज का डेटा ही वहाँ पे जाके स्टोर होता है। अगर मान लो कि भाई हमारी कार्ट्रेज चल रही थी और इनकेस हार्ड डिस्क उड़ गई हमारी, तो जब हम हार्ड डिस्क नहीं लगाएंगे ना तो हमें कार्ट्रेज भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी जो है मशीन को ऑफ नहीं करना है डायरेक्टली, या फिर एकदम से ऑन नहीं करना। क्लीन स्क्रीन, क्लीन स्क्रीन में मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए इनकेस स्क्रीन के ऊपर तो ब्लड गिर गया या फिर गंदे हाथ लग गए, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि भाई आपने कभी क्या नाम है, दस्ताने पहन रखे हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं, वो गंदे हैं, भी यूरिन लगा है, ब्लड लगा है, तो क्या होता है हम लोग नॉर्मली इसी पोर्शन यूज़ करते हैं लगाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन गंदा हो रहा था हमारा, या फिर कहीं पे भी छींटे लग गई, ब्लड आपने किया तो ब्लड फैल गया मशीन में, ठीक है। तो क्लीन स्क्रीन जैसे हम करते हैं तो मशीन 20 सेकंड का हम टाइम दे देते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, पूरा टच बंद हो जाता है। तो उस टाइम आपको स्पिट लेके या फिर हल्का सा पानी लेके किसी कोटर में या टिश्यू पेपर में टिश्यू पेपर से अपना साफ कर देना स्क्रीन, ठीक है, सिर्फ 20 सेकंड के लिए। अगर नहीं हो पाता है तो वापस से आप क्लीन स्क्रीन टच कीजिए, दोबारा से ये 20 सेकंड को टाइम दे देगी मशीन, ठीक है। बाकी आता है कैलिब्रेट। अब कैलिब्रेट कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग मशीन में कार्टेज नया लगाते हैं तो उस टाइम हमें कैलिब्रेशन ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि वैसे हमने मशीन में कार्टेज लगाया तो मशीन ने 23 का मिनट्स पूरे किए, मशीन रेडी हो गई। मान लीजिए इन केस को एक पैरामीटर रेडी नहीं हुआ, अब आप चाहते हो कि मैं उसको रेडी कर लूँ, ठीक है,
अगर आप इस ऑप्शन में पहुँचते हैं तो आपको एक कैलकुलेटर ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा है रीस्टार्ट कार्ट्रेज। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि मशीन अभी क्या होता है अपने कार्ट्रेज को एडजस्ट होती है डिजिटाइज, ठीक है, प्रॉपर सेट करती है। जैसे वो सेट हो जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलिब्रेशन ऑप्शन आ जाएगा। अब मान लीजिए कैलिब्रेशन ऑप्शन आप क्लिक किया आपने, यहाँ पे आपका पासवर्ड लगा है 1 2 3 4 5 के साथ नॉर्मल एक पासवर्ड होता है। तो ये क्या है 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड फुल पॉइंट। 1 पॉइंट में क्या है कि इन केस अगर आपको वहाँ पे D2 वाला लिखा हुआ D2, ठीक है, तब 1 पॉइंट लिखा। तो 1 पॉइंट से क्या होगा, एक तो 1 पॉइंट हमारे 2 मिनट के लिए होती है, 2.5 मिनट के लिए, तो उससे आपको D2 पैरामीटर जो है कट जाता है, ठीक है। और 2 पॉइंट है तब जब मान लो D3 आ रहा है किसी पैरामीटर में और आपको 2 पॉइंट जाना है, ठीक है। वैसे तो ये है मशीन ऑटोमेटिकली करती है अपने आप से, लेकिन यह कि अगर करने के बाद भी नहीं आया तो ये मैनुअली है, ठीक है। मशीन जो है अपने आप से 3 टाइम्स करती है किसी भी पैरामीटर रेडी करने के लिए, ठीक है। अगर 3 टाइम्स में नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली उसको बंद करके मशीन आगे आ जाती है, यानी कि मान लो कि कोई पैरामीटर जैसे नहीं आ रहा तो मशीन से छोड़ के आगे बढ़ जाती है। और अगर आप करते हैं मैनुअली तब भी 3 टाइम में करते हो, अगर नहीं होता है तो फिर वो चीज़, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम लोग उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को हम रिप्लेस करें, उस केस में हमें पूरी कार्ट्रिज ही बदलनी पड़ेगी। हमारे साथ शक हो गई हमारे आपको। अभी जैसे मान लीजिए ये हमारा सेटअप हो गया, ये हमारा फोल्डर हो गया जिसमें आपके पेशेंट के रिजल्ट थे, ठीक है। दैन क्वेश्चन मार्क में ये क्या है कि जैसे मशीन में एरर आती है उससे रिलेटेड इसमें खुद दिया होगा आपको, तो भाई इसमें वीडियोज भी हैं और सिस्टम में एरर क्या आ रहा है वो भी आप उसको चेक क्या कर सकते हो, उसके लिए वो भी इसमें दिया गया है, ठीक है। और नॉर्मली क्या है कि अब एनालाइज इसमें ट्रेनिंग वीडियोज देखा हमारे, ठीक है नहीं। अब जैसे कि रिप्लेसिंग द वॉश वेस्ट कार्ट्रेज, कि आपको वॉश वेस्ट कार्ट्रेज कैसे बदलनी है। तो जैसा हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चलिए विंडो वीडियो कि आपको कैसे बदलना है, ठीक है। इन केस किसी को नहीं भी आता है तो यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। तो साउंड कैन होता है, जैसे साउंड पूरा होता है आपको थोड़ा सा देगा कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है। आपको रिप्लेस वॉश करना है, साथ में फोटो है या रिप्लेस मेजरमेंट कार्ट्रेज करना है आपको, या फिर रिप्लेस मेजरमेंट कार्ट्रेज वॉश कार्ट्रेज और सब कुछ है इसके अंदर। प्रिंटर भी इंक्रीज, आपको प्रिंटर पेपर भी चेंज करने हैं तो भी आप कर सकते हो, मतलब रिप्लेस प्रिंटर, ठीक है। कहते हैं हम प्रिंटर चेक करने आता है तो मैं आपको कभी कैसे लगाऊँ, ठीक है। तो अभी इसमें चेक देख के रेडी हो सकता है अपने आप। इसमें क्या लीवर होता है, लीवर, ठीक है। इस लीवर से आप अपने आप इसको ऑटोमेटिकली आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जोर से करना, ज़्यादा हाथ में निकलने का है, सॉफ्टली करने का। घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली आगे तो लीवर ने पकड़ा आराम से को पीछे कर दो, जिस आपको दिख जाए। लेकिन क्या होता है जैसे कि पेड़ दिखता नहीं है, लाइट पड़ती है तो साफ से अलग दिखता है। सेम रिप्लेसिंग सेंट्रल पोर्ट, ठीक है। अगर सेंट्रल पोर्ट भी बदलना नहीं आता है तो ये भी है। दोस्तों से पुश करना है, करवाना है ताकि वहाँ से सब कट हो जाए।
और देखो यहाँ पे कुछ बन के आया 3-4 पॉइंट, ठीक है। वो कब बन के आते हैं जब हमारी मशीन में सैंपल फ्लोट होता है। जब हम देखा होगा सैंपल फ्लोट होता है यहाँ पे आता है रिप्लेस कोड करने का, तो वहाँ पे सब बन के आते हैं कि आप कैसे बदलना है, ठीक है ना। तो ये इससे आपको मिल जाती है कि आप कैसे बदलना है, ठीक है। इसको तो हल्का कर दिया था, लेकिन आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, ठीक है। आपको है क्या इकट्ठे कर रखा है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो कि हमने इसको निकाल लिया इसमें से, ठीक है। तो ये क्या होता है, लगाने के बारे में क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि इसको कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है कि ऐसे लगाना है, तो भूल जाते हैं, ठीक है। याद नहीं, ये फ्लैग है ना, ये वाला फ्लैग के ऊपर आएगा ना, ठीक है। केवल सोचते हैं ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं, उल्टा लगाने की लगता नहीं, तो आपको सीधा ही लगाना है, ठीक है। और जैसे मान लो क्लीन करना है, तो आपने क्या करना है, पानी भरा इसके अंदर, इसके माउथ पे लगाया, ठीक है, ऐसे और उसको ऐसे पकड़ लेना है यहाँ से और ऐसे ब्रश कर देना है, ताकि पानी जो है निकल जाए। अब ये साफ़ हुआ है नहीं हुआ है तो भी आपको चेक करना कैसे, इसको आप बाहर निकालना ऐसे, ठीक है। अब ऐसे पूरा क्लीन है ना, इसके अंदर 3 पाथ हैं, 3 रो हैं इसके अंदर, एक बीच में है, बाकी 2 ऊपर है। 2 ऊपर पतले पतले से वॉशिंग होती है, बीच में से आपका सैंपल जाता है, ठीक है ना। तो जब वापस लगाएंगे तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो इधर से छोटा है इधर से बड़ा है, ठीक है ना। जो बड़ा पोर्शन है वो अंदर जाएगा, छोटा पोर्शन बाहर रहेगा। अब लोग मान लो किसी ने क्या किया, गलती से इसको छोटे वाले को अंदर लगा दिया, तो क्या हुआ, ये बाहर रहेगा, ठीक है ना। तो ये अब मशीन में जाएगा नहीं, तो इसलिए जब ये हम लगाएंगे तो जो बड़ा पाथ है, जो बड़ा वाला हिस्सा है, वो इसके अंदर जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और जो है ये वैसे हो जाएगा। फिर इसको जब भी लगाना है हमें, तो ये 2 प्लंजर है ना, ये वाले, इनको प्रेस करना है ऐसे, ताकि इसका जो पाथ है थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। तो जैसे आप डालेंगे अंदर, जैसे मान लो ये है, तो जैसे ये छोड़ देंगे तो टक से आप पकड़ जाएगा। तो ऊपर चेक करना है कि भाई वो वहाँ पे बंद हुआ भी नहीं, पता चला कि एक ही एंगल से लगा, दूसरे एंगल लगा ही नहीं, ठीक है। तो ला के ऐसे उसको ऐसे करना है, ऐसे चेक करना, पता लगे एक साइड लगा हो तो ऐसे भी निकल जाएगा सर, ठीक है। या फिर आपने सैंपल लगाया तो सैंपल के साथ ही उतर के बाहर आ गए, ठीक है। तो ये कब करना है हमें, जब हम मशीन में सैंपल फ्लोट लग गया, या फिर जो हम मेंटेनेंस का पार्ट कर रहे हैं डेली वाला, उस केस में आपको काम करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सारे के सारे आपको वीडियो दिए होते हैं कैसे बदलना है, क्या करना है, ठीक है। और कभी भी फ्री बैठे होते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इतना कि ये SOP है पूरी वाली, इसमें पढ़ने वाली है। मेन बेसिक यही है, ठीक है। बाकी मेन जो फंडा है इसके अंदर है कि सैंपल हैंडलिंग। सैंपल हैंडलिंग ऐसे होना चाहिए, बेसिक आपका जो सिरिंज है हैपरिन होना चाहिए। बिना हैपरिन के आपको नोटिस लगाना है कि भाई बिना हैपरिन के सैंपल लेना है, प्लस आपको सैंपल लेना है मिनिमम 2 ml की सिरिंज में ही लेना है, या 1 ml की में। 5 ml की में नॉट रिकमेंड करना कि 5 ml नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम उनको नहीं है, प्रॉब्लम आपको है, ठीक है, आपकी मशीन को है। कई बार मशीन आपकी प्रॉब्लम कर गई तो आप सब लोग फंसेंगे, साथ में आपका जो पेशेंट सैंपल वो भी सफ़र करेगा। तो इसीलिए आप उनको बताएंगे कि आपको 1 ml या 2 ml में ही सिरिंज में सैंपल हमें देना है ABG के लिए बेसिकली। बाकी वो सैंपल कहीं भी भेजते हैं किसी के लिए, वो हमें इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको 2 ml या 1 ml लेना है और हैपरिन में ही लेना है। और जब भी आप सैंपल लेते हैं, यहाँ पे आता है, तो उनको बोलो कि भाई अगर ट्रैवल कहीं दूर से करके आ रहा है तो आइस पैक में आएंगे, ठीक है। आइस पैक में आने से क्या होता है कि तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है हमारे ब्लड का, ठीक है। अभी आपने देखा होगा वो थोड़ा गर्म था, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि टेम्परेचर मशीन का अंदर 37 है और हम जो सैंपल लेके आए हैं वो 45 और 40 चल रहा है, ठीक है। तो अगर वो ट्रैवल दूर से करके आ रहा है तो आइस पैक में ही प्रेफर कीजिए, ठीक है, क्योंकि पेशेंट खुद लेके आता है थे ऐसे होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई या तो आप जहाँ से और कहाँ से लेके आते, ICU से लेके आते हैं सैंपल, सिक्को मिक्को जो भी यहाँ से भी लेके आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये है कि भाई नोटिस लगाना पड़ेगा, या फिर जो दे रहा है उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। और जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है उसको भी आपको ये बताना है कि हैपरिन में ही लेना है, क्योंकि पता चला जल्दीबाजी में है और उसने आपको प्लेन सैंपल में दे दिया, प्लेन सिरिंज में दे दिया, तो आपका सैंपल क्लॉट वहीं से बनता हुआ आ जाएगा और आपकी मशीन में क्लॉट सैंपल
लगने के बाद आपकी कार्ट्रिज जो है खराब हो जाएगी। बाकी ऐसे आपको कोई क्वेश्चन हो इस टाइप से क्या है